धर्म जी को दादा साहब फाल्के मिलना चाहिए था, 10-15 साल पहले मिल जाना चाहिए था। मिथुन चक्रवर्ती को 10 साल पहले ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल जाना चाहिए था। एक वो साइकिल वाला सीन है, वो साइकिल पे एक फाइट हो रही है, बड़ी मतलब वो फनी फाइट है, मिथुन चक्रवर्ती और जो विलेन है उनके बीच में हो रही है। मैंने क्योंकि उसके कुछ सीन्स देखे थे, तो ऐसे जितने भी उनके वो हल्की फिल्में रही हैं, हल्की भी क्या मैं कहूँगी कि बहुत ही बेकार फिल्में रही हैं, वो जगह-जगह वायरल हो रही हैं। तो ऐसे लोग जो उस सिनेमा के आधार पर मिथुन चक्रवर्ती उनके करियर को, उनके काम को आज जज कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? कोलकाता की गलियों में वो दौड़ते हुए जब पुलिस छापामारी कर रही थी, उनके पीछे थी, तो उन्होंने बम उछाल दिया था पुलिस इंस्पेक्टर पर। जैसे उनका वो जो फेमस गाना है जॉनी जॉनी, जूली का दिल तुम पर आया जॉनी, वो जीते गाना सांसें। आज भी पार्टीज में बजता है। उस गाने पर आज भी मिथुन चक्रवर्ती का हुक स्टेप होता है। जिसका डिस्को डांसर का आपने जिक्र किया, जो जिसने उनको हीरो बना, मतलब सुपरस्टार बना दिया। डिस्को डांसर पहली भारत की फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का कारोबार किया, अगर देखा जाए। और रशिया में राज कपूर के बाद मिथुन चक्रवर्ती के गाने गूंजे। मीनाक्षी, आपने जो जिक्र किया दो चीजों का, नृत्य का भी जिक्र कर दिया आपने और उनके डांसिंग स्टाइल का भी जिक्र कर दिया। दोनों अलग अलग चीजें हैं, पैरेलल साथ साथ मिथुन के चलती है, लेकिन अलग अलग। नृत्य का आपने जिक्र किया। हाँ, नहीं, मैं आपको दोनों चीजों का एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मिथुन चक्रवर्ती ने वो फिल्म मना की कि मैं ये फिल्म नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बाल नहीं काट सकता। तो जो आपने बोला ना, काठी और लंबे बाल। तो जब हम उनके इस एग्जेम्पलरी काम की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा के लिहाज से, अच्छी फिल्मों के लिहाज से, अच्छे डायरेक्टर्स के लिहाज से एक प्रतिभा के तौर पर पूरी तरह से एक्सप्लोर किया गया? नमस्कार, न्यूज बीट्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, लेकिन इन दिनों में भी खबरों का माहौल तो ऐसा है जो रोजाना ही आपको दिखाई देता है कि अलग अलग चीजों पर लोगों के ओपिनियन आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं। लेकिन इन सारे ट्रेंड्स में एक ऐसा ट्रेंड जो अभी बीते 2-3 दिन से चल रहा था, क्योंकि सिनेमा में एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को लेकर बहुत सारे रिएक्शन आ रहे थे, क्योंकि जैसे ही उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड की घोषणा हुई, तो कई लोगों को ये लगने लगा क्यों मिल रहा है, कई लोगों को लगा राजनीतिक वजहों से मिल रहा है, कई लोगों को लग रहा है कि उन्होंने ऐसी कौन सी फिल्म की है। और इनफैक्ट उनके बहुत सारे मीम वायरल होने लगे, या जो वैसी कमर्शियल फिल्में थी जहां पर मैं कहूंगी बेहुदा एक्टिंग भी थी, या प्रोडक्शन बहुत खराब था, या स्क्रिप्ट ही बहुत बेकार थी, फिल्म खराब थी, उनके कई सीन्स वायरल होने लगे। तो अब इस तरह की बातचीत जब सोशल मीडिया पर आपको दिखाई देती है, तो उसका एक इम्पैक्ट हमारे ड्राइंग रूम की चर्चाओं में भी होता है। ऐसी एक बात मेरी पीयूष पांडे जी के साथ हो रही थी, जिनको आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। पीयूष जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे गाइड हैं, मेंटोर हैं। तो ये तो है पर्सनल वजह, लेकिन इससे अलग आपको बता दूं कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अकेले टेलीविजन में ही 2 दशक से ज्यादा लंबा करियर है। आज तक, जी न्यूज, सहारा समय, तमाम बड़े चैनल्स पे, एबीपी न्यूज, सब जगह पर आप काम कर चुके हैं। अखबारों में आपने उनके कई आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे। लेकिन जर्नलिस्ट होने से अलग आपकी फिल्मों में बहुत रुचि है, और यदा कदा हम लोग पीयूष जी फिल्मों को लेकर बातें अक्सर करते ही रहते हैं, एक कॉमन इंटरेस्ट है। पीयूष जी के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपने अब तक जो किताबें लिखी हैं, उनमें से मेरी जो एक पसंदीदा किताब है, वो हमारे वक्त के शानदार एक्टर मनोज वाजपेयी की बायोग्राफी है। काफी चर्चित रही है, हिंदी के बाद अंग्रेजी, मराठी, गुजराती में उसके अलग अलग वर्जन आ चुके हैं। और अगर आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, तो आई एम श्योर कि आपने मेरे सोशल मीडिया पोस्ट उस किताब के बारे में भी देखे होंगे। पार्ट टाइम जॉब शॉर्ट फिल्म पीयूष जी डायरेक्ट कर चुके हैं, और इसके अलावा ब्लू माउंटेन्स के लिए स्क्रीन डायरेक्टर भी रह चुके हैं। और आगे एक और फीचर फिल्म डायरेक्ट करने का उनका ड्रीम है, जिसको लेकर हमारी पर्सनल चर्चाएं तो बहुत हुई हैं। लेकिन आज तो बात है मिथुन चक्रवर्ती की। और मुझे याद है पीयूष जी, एक बार हम लोग आज तक में बैठे थे। आज तक में मैं अपने जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता देती हूँ कि एक चाय का कोना होता था जिसको हम लोग अड्डा कहते थे। वैसे अड्डा ही उसकी नेमिंग भी थी। जो लोग हमारे आज तक फ्रेटर्निटी से जुड़े हैं वो जरूर इस बात से एसोसिएट करेंगे। तो जितने आइडियाज होते थे, जितनी चर्चाएं होती थी, जितनी बातें होती थी, वो वहां डिस्कस होती थी। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि एक बार ऐसी बातों बातों में जब बायोग्राफीज का जिक्र हुआ, तो मिथुन चक्रवर्ती का नाम आपने उस समय पीयूष लिया था, और आपने इनफैक्ट ये कहा कि मिथुन चक्रवर्ती का कैरेक्टर जो है वो किताब के रूप में लोगों के सामने आना चाहिए, क्योंकि उसमें इतने शेड्स हैं, उसमें इतनी कहानियां हैं, उसमें जीवन के इतने उतार चढ़ाव हैं जो अपने आप में किसी किसी फिल्म से कम नहीं है। और कैसे वो इंसान जीवन के उस अलग अलग फेजेस से गुजरते गुजरते
पब्लिक लाइफ में भी एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाया, और पर्सनल जो स्ट्रगल्स हैं वो तो है ही। आज जब कुछ आप देखते हैं कि जैसे ही उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड की घोषणा होती है, क्रिटिसिज्म का दौर शुरू हो जाता है, रिएक्शंस का दौर शुरू हो जाता है। इनफैक्ट हेमा मालिनी, अभी मैं देख रही थी, उनका स्टेटमेंट है राजस्थान में कोटा में, मेरे ख्याल से उन्होंने स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि धर्म जी को दादा साहब फाल्के मिलना चाहिए था, 10-15 साल पहले मिल जाना चाहिए था। हालांकि शी सेड कि मिथुन जी को मिला है, आई एम हैप्पी, मैंने उनके साथ स्क्रीन शेयर की है। लेकिन देखिए वो कहते हैं ना, जब रिएक्शन आते हैं तो कंट्रोवर्सीज खड़ी हो ही जाती है। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलना राजनीतिक वजहों से मिल जाना, जब आपने ये न्यूज पहली बार सुनी, देखी, रिएक्शन देखे, आपका पहला रिएक्शन क्या था लोगों के? मीनाक्षी, जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे लगता है कि मेरा पहला रिएक्शन था कि मिथुन चक्रवर्ती को 10 साल पहले ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल जाना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए। मिथुन चक्रवर्ती का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक भले ही ना हूं, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती का प्रशंसक हूं, और मुझे लगता है कि उनका संघर्ष, उनकी फिल्मों की अदाकारी और उनके 50 वर्षों का फिल्मी करियर इस बात के लिए काफी था कि उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिले। और जिस तरह की चर्चाएं, जिसका जिक्र आपने किया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक वजहों से मिला, तो मुझे लगता है कतई नहीं। मिथुन चक्रवर्ती डिजर्व करते थे दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और शायद एक नई पूरी पीढ़ी ने उनकी फिल्में नहीं देखी हैं, जिन फिल्मों की वजह से मिथुन चक्रवर्ती को जाना जाना चाहिए। लेकिन आपको क्या ये लगता है कि जैसे मैंने हेमा मालिनी का जिक्र किया, अब वो कह रही है कि धर्म जी को 10-15 साल पहले मिल जाना चाहिए था, तो इस चीज को हम किस नजरिए से देखें कि हमारे अपने इंडियन सिनेमा में, अच्छा ये तो सिर्फ फिर अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, जो मुंबई में बेस्ड है उसकी बात हो रही है, जो सिनेमा दक्षिण भारत में मौजूद है, जो बंगाल में है, जो महाराष्ट्र में मराठी सिनेमा है, नॉर्थ ईस्ट में, असम में जिस तरह की फिल्में बनती हैं, ओवरऑल जब आप पूरे इंडिया को देखते हैं तो डिजर्विंग कैंडिडेट्स का, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात भी है कि हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत शानदार काम किया है। लेकिन फिर उनमें से भी जब, अब दादा साहब फाल्के एक साल में एक ही व्यक्ति को मिलेगा ना, ये तो क्लियर है। अब उसमें मिथुन चक्रवर्ती को चुना गया, सिलेक्शन क्राइटेरिया, अच्छा अवार्ड्स की भी अपनी एक पूरी पॉलिटिकल लाइनिंग होती है जो हमने बीते वक्त में भी देखी है, इससे भी कंप्लीटली इनकार तो किया नहीं जा सकता। और जब आप पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड रहे हैं, उनके पक्ष में बयान देते रहे हैं, टॉप लीडर्स के लिए बोलते रहे हैं, तो शायद ये बहुत स्वाभाविक हो जाता है लोगों के लिए भी कहना कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से मिला है। अब ये एक विडंबना भी कही जा सकती है कि जैसे ही राजनीतिक कोई ठप्पा आपके ऊपर लगता है, तो जो भी आपका क्रिएटिव काम है या जो बड़ा काम है, कहीं ना कहीं उस पॉलिटिकल छाया के नीचे या तो वो दब जाता है या थोड़ा फीका पड़ जाता है समवेयर। नहीं, मुझे लगता है मिथुन चक्रवर्ती के मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती का करियर कोई 2, 3, 5, 10 साल का नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती की पहली फिल्म 1976 में आई थी, और अब 2026 में 50 साल उनके फिल्मी करियर को हो जाएंगे, और इस दौरान उन्होंने 350 से ज्यादा फिल्में की। इसके अलावा 3 राष्ट्रीय अवार्ड उनके पास हैं, 4 फिल्म फेयर अवार्ड उनके पास है। उनकी फिल्में बहुत शानदार हैं, और बहुत बड़े एंटरटेनर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती। और अगर हम जब अब बात करेंगे तो मिथुन चक्रवर्ती के कई सारे ऐसे किस्से, ऐसी बातें हैं जो शायद दर्शकों को नहीं मालूम होंगी। मुझे लगता है मिथुन चक्रवर्ती पूरे डिजर्विंग कैंडिडेट थे। हाँ, अब वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो ये एक वर्ग है जिसको ये कहने का मौका मिल जाता है। लेकिन मुझे लगता है जिस व्यक्ति के पास 50 साल का लंबा करियर हो, राष्ट्रीय अवार्ड हो, हिट फिल्मों की एक लंबी फेहरिस्त हो, उसको आप सिर्फ राजनीति पार्टी की दया पर निर्भर नहीं कह सकते। और मिथुन चक्रवर्ती को ऐसा नहीं है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से मिथुन चक्रवर्ती का कद कम या बड़ा होता है। अब वो इतने लंबे करियर के बाद उनके अभिनय यात्रा को एक सम्मान है दादा साहब फाल्के की, जिन्होंने फिल्म जगत को योगदान दिया है, और इसीलिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, वो लोग सोशल मीडिया पर जो मीम वायरल कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जैसे मुझे याद है, अगर आपने, वो मुझे फिल्म का नाम भी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, एक वो साइकिल वाला सीन है, वो साइकिल पे एक फाइट हो रही है, बड़ी मतलब वो फनी फाइट है, मिथुन चक्रवर्ती और जो विलेन है उनके बीच में हो रही है। मैंने क्योंकि उसके कुछ सीन्स देखे थे, तो ऐसे जितने भी उनके वो हल्की फिल्में रही हैं, हल्की भी क्या, मैं कहूंगी कि बहुत ही बेकार फिल्में रही हैं, वो जगह जगह वायरल हो रही है। तो ऐसे लोग जो उस सिनेमा के आधार पर मिथुन चक्रवर्ती, उनके करियर को, उनके काम को आज जज कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप?
नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है कि मिथुन चक्रवर्ती ने एक से एक घटिया फिल्में दी हैं। जीवन युद्ध, दादागिरी, गुड़िया, कालिया, लोहा, अंगारा, जंग, वो जुर्माना, मर्द को दर्द नहीं होता कहीं निशाना, तो था, वो भी वहीं अपने से है दम क्या? पर, शेरे हिंदुस्तान, शपथ, पता नहीं कौन कौन सी मिथुन चक्रवर्ती ने घटिया फिल्में दी हैं। लेकिन मैं मीनाक्षी आपको बताऊं कि हर चीज को देखने का अलग अलग नजरिया होता है और होना भी चाहिए। मिथुन चक्रवर्ती के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लगातार 35-36 फ्लॉप फिल्में दी थी, जिसके बाद शायद, अगर मैं सही हूं तो शायद जल्लाद फिल्म आई थी, जो उनकी हिट फिल्म थी। इन घटिया फिल्मों के दौर में 3-4 फिल्में, जल्लाद, रावण राज, ऐसी 2-3 फिल्में थी जो हिट हुई थी बॉक्स ऑफिस पर, अदरवाइज सारी फिल्में फ्लॉप थी। लेकिन वो फ्लॉप और हिट का पैमाना जो होता है वो बॉक्स ऑफिस से होता है, और बॉक्स ऑफिस अब डिजिटल सिनेमा आना शुरू हो गया, फिल्में रिलीज भी डिजिटली हो जाती हैं, थिएटर में भी। लेकिन पहले क्या होता था कि पूरे रील के डिब्बे चलते थे, बॉक्सेस होते थे जो गांव शहर में जाते थे, जिसको हम प्रिंट्स कहते हैं। तो किसी फिल्म के 1000 प्रिंट्स हैं या 500 प्रिंट्स हैं, तो छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में, गांवों में वो प्रिंट्स लेट पहुंचते थे, और 6-6 महीने बाद, साल भर बाद फिल्में रिलीज होती थी छोटे गांवों में, छोटे कस्बों में। और मुझे याद है कि मिथुन चक्रवर्ती का क्रेज गजब का था। और मैं आपको बताऊं एक किस्सा, छोटा सा मुझे याद आ रहा है कि मुझे लगता है कि मैं 9वीं या 10वीं में था, और हम लोग, औरैया एक बहुत छोटी जगह है, बहुत छोटा कस्बा है इटावा के पास, कानपुर के पास, तो वहां पर मैं रहता था, स्कूलिंग मेरी वहां से हुई। तो रात में हम 9-10 बजे हम 3-4 दोस्त घूम रहे थे डिनर के बाद, तो पोस्टर लगते थे सड़क पर, रात में नई फिल्म जब आती थी तो उसके पोस्टर चिपकाए जाते थे। तो फिल्म का पोस्टर चिपकाया जा रहा था कमांडो का, और मेरे साथ मेरा एक दोस्त है विशाल चड्डा जिसका नाम है, और उसका वहां पर टॉकीज, एक सिनेमा घर था औरैया में, स्वर्ण टॉकीज। तो उसने, हम लोग तीनों थे, उसने ये, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही मीनाक्षी। मैं कह रही हूँ वाह, ये तो बहुत शानदार है, ऐसे दोस्त थे। हाँ, वो छोटा सा टॉकीज था, हम लोग कई सारी फिल्में उसके साथ देखते थे। तो हम लोग रात में जब जा रहे थे तो उसने सिर्फ पोस्टर देखा, और उसने कहा देखो तो ये फिल्म होगी सुपरहिट। तो शायद मेरे ख्याल से कमांडो फिल्म का पोस्टर था मिथुन चक्रवर्ती की, और उसने क्या उसकी वजह बताई, उसने कहा कि इस फिल्म के पोस्टर पर 6 घोड़े और 4 बंदूकें बनी है, और साथ में मिथुन चक्रवर्ती है, इसलिए ये फिल्म अब हिट होगी। और गांव वाले, जो गांव, छोटे छोटे गांव जो आसपास के गांव है, वहां से लोग, जनता टूट पड़ेगी इस फिल्म पर। और फिर वो वैसा ही हुआ, अगले हफ्ते भर कमांडो धुआंधार वहां पर चली। तो होता अक्सर क्या था, मिथुन चक्रवर्ती की जो छोटी फिल्में, जिनको हम घटिया फिल्में कहते हैं, उनका एक ऑडियंस था छोटे गांवों में, जो उस तरह का मनोरंजन देखना पसंद करता था। वो 6 महीने बाद जब फिल्म उन छोटे कस्बों पर, सेंटर्स पे पहुंचती थी, रिलीज होती थी, तो उन्हें देखता था। और शायद यही वजह थी कि वो फिल्म का गणित उन प्रोड्यूसरों को लुभाता था कि ये फिल्म पैसा शुरू में 3 महीने नहीं निकालती, लेकिन उसके बाद पूरा पैसा निकालती है। और इसीलिए शायद कोई एक्टर 36 और 35 फ्लॉप फिल्में दे पाया। अदरवाइज ये क्या आप सोच सकते हैं कि कोई एक्टर 35 फ्लॉप फिल्में दे और वो चलता जाए? तो ये संभव ही नहीं है कि वो पर हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो कंटेंट निहायत घटिया था, जो उस दौर का था, जो उसकी आपने बात की। लेकिन देखिए, जब घटिया फिल्मों के कंटेंट की और उन सब चीजों की बात हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पसंद करने वाला एक वर्ग है, या आपको लोग आइडलाइज कर रहे हैं, आपकी स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं। मतलब डिस्को डांसर या वो डिस्को थीम वाले, उनके जैसे उनका वो जो फेमस गाना है, जॉनी जॉनी, जूली का दिल तुम पर आया जॉनी, वो गाना आज भी पार्टीज में बजता है। उस गाने पर आज भी मिथुन चक्रवर्ती का हुक स्टेप होता है। आज भी डांस के आप चाहे कितने बड़े शोज देख लीजिए टेलीविजन पर जो आते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई कैंडिडेट जो परफॉर्मर है, वो मिथुन चक्रवर्ती की स्टाइल में, जिस स्टाइल को उन्होंने उस आइकॉनिक गाने में प्रेजेंट किया है, आई एम अ डिस्को डांसर, उन स्टेप्स को कॉपी करता है। तो ये जो ट्रेंड अगर इतने सालों तक जिंदा है, ये यूं ही तो नहीं है। इसको जो ये एक मास इफेक्ट है, या जो हम कहते हैं ना कि आपने एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ा है। अच्छा, आप अभी जिक्र कर रहे थे कि जो आज की पीढ़ी है, उसने शायद मिथुन चक्रवर्ती का बहुत सारा सिनेमा या उनकी बहुत सारी फिल्म्स ना देखी हो, इसलिए वो सिर्फ घटिया फिल्मों के आधार पर उन्हें जज कर रहे हैं, जिसके मीम बन रहे हैं, जिसके मीम बन रहे हैं, जिसको आपने जिक्र किया ना। एग्जैक्टली। बट अगर उसके बावजूद भी बड़े डांस शोज में या परफॉर्मेंसेस में उनके कैरेक्टर को प्ले किया जा रहा है, उस ट्रेंड को लाया जा रहा है, उन हुक स्टेप्स को दोहराया जा रहा है, इसका मतलब वही पीढ़ी आज वो भी एक्सेस कर रही है, उन चीजों को भी देख रही है जिनकी वजह से वो ट्रेंड बने। इनफैक्ट मैं अभी एक इंटरव्यू उनका देख रही थी, मेरे ख्याल से ये दादा साहब फाल्के अवार्ड के बाद का ही शायद होगा, या मे बी पिछला कोई इंटरव्यू होगा जिसकी हेडलाइन अब इस्तेमाल की गई होगी।
तो उसमें ये कहा गया कि मिथुन चक्रवर्ती को जब मृग्या के लिए नेशनल अवार्ड मिला, तो उन्होंने ये कहा अपने एक इंटरव्यू में कि बड़ा घमंड मेरे भीतर आ गया था उसके बाद। इतना घमंड आ गया था कि जैसे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लाइन है ना उस एक सीरीज में कि कभी-कभी लगता है अपुनीच भगवान है कि मुझे लगने लगा कि मैं ही भगवान हूँ, आई एम द गॉड एंड आई एम द सुपर फैंटास्टिक एक्टर। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि मुझे ये लगने लगा था कि मैं अल पचिनो से भी बेस्ट हूँ। अल पचिनो मतलब उस दौर में लोग तो ये भी कहते थे कि अमिताभ बच्चन भी समवेयर अल पचिनो की एक्टिंग से और उनकी सिनेमा से इंस्पायर्ड है और वो झलक दिखाई देती है। तो उनको लगता था कि मैं अल पचिनो से भी ऊपर चला गया हूँ। लेकिन उसके बाद फिर प्रोड्यूसर ने जब एक दिन दरवाजा दिखा दिया कि तुम होगे जो भी हो, निकलो यहाँ से, तो फिर मेरी अकल ठिकाने आई और मुझे समझ में आया कि हर रोज काम करना जरूरी है। इनफैक्ट मिथुन जी से सवाल उनके बायोग्राफी को लेकर भी पूछा गया कि क्या आपको नहीं लगता आपकी बायोग्राफी आनी चाहिए, तो ही आंसर्ड ऑल्सो कि मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी जो नई पीढ़ी को नहीं जानना चाहिए क्योंकि वो शायद हतोत्साहित हो जाएंगे अगर। तो बेसिकली ऑटोबायोग्राफी के बारे में जिक्र कर रहे थे कि मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती की छुटपुट बायोग्राफी है, किताबें हैं मिथुन चक्रवर्ती पर, लेकिन ऑटोबायोग्राफी लोग कहते हैं मिथुन चक्रवर्ती से कि आप लिखिए, तो मिथुन चक्रवर्ती ने हर बार मना किया है। मीनाक्षी, आपने जो जिक्र किया दो चीजों का, मृग्या का भी जिक्र कर दिया आपने और उनके डांसिंग स्टाइल का भी जिक्र कर दिया। दोनों अलग अलग चीजें हैं, पैरेलल साथ साथ मिथुन के चलती है लेकिन अलग अलग है। मृग्या का आपने जिक्र किया, नहीं, मैं आपको दोनों चीजों का एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि मिथुन जब बंबई पहुंचे, एक तो मिथुन मतलब एक फैसिनेटिंग कैरेक्टर है। मिथुन चक्रवर्ती नक्सली मूवमेंट से जुड़े, चारू मजूमदार के संग उनका अच्छा रिश्ता, कई सारे नक्सली नेताओं से उनका बहुत अच्छा, और वो लगभग नक्सलाइट थे। और एक वक्त ऐसा आया था 1968 में कि कोलकाता की गलियों में वो दौड़ते हुए जब पुलिस छापामारी कर रही थी, उनके पीछे थी, तो उन्होंने बम उछाल दिया था पुलिस इंस्पेक्टर पर, मिथुन चक्रवर्ती ने, और वो बम फटा नहीं, और इसलिए वो पुलिस इंस्पेक्टर जिस पर उन्होंने बम उछाला वो मरा नहीं, और वो मरा नहीं इसलिए वो केस नहीं बना, अदरवाइज मिथुन चक्रवर्ती बच नहीं सकते थे। लेकिन उस घटना के बाद उनके फादर ने, उनके परिवार ने दबाव बनाया और वो मुंबई आए, और फिर एक संघर्ष की लंबी दास्तान शुरू हुई। लेकिन उससे पहले जो आपने मृग्या का जिक्र किया, लेकिन वो जो खाली पेट संघर्ष था, मृग्या का जिक्र जब आप कर रही हैं, तो मृग्या के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला, और पहली बार, शायद उसके बाद कभी हुआ भी नहीं अभी तक, कि पहली बार किसी डेब्यूटेंट को नेशनल अवार्ड मिला हो, मतलब पहली फिल्म के लिए। लेकिन मजे की बात यह है कि जब उसको नेशनल अवार्ड घोषित हुआ, तो मृणाल सेन ने उनको फोन किया, मिथुन चक्रवर्ती को, कि तुमको नेशनल अवार्ड मिला है मृग्या के लिए। तो मिथुन चक्रवर्ती ने पूछा अगला सवाल कि इसमें कुछ पैसे वैसे मिलेंगे क्या अवार्ड में? तो मृणाल सेन थोड़े 2 मिनट चुप रहे, फिर उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ प्रशस्ति पत्र और पैसे मिलते हैं निश्चित तौर पर। उसके बाद मृग्या के लिए, जब पहली फिल्म के लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाए, तो आपका दिमाग थोड़ा सा खराब हो ही जाता है कि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे एक्टर हो। मिथुन चक्रवर्ती उसके बाद गली गली काम के लिए घूमे, उनको काम नहीं मिला, और उसके बाद जो आपने जिसका जिक्र किया, एक प्रोड्यूसर ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया, ये कहते हुए कि शक्ल का बंदा एक्टर बनना चाहता है, मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तो मिथुन चक्रवर्ती को समझ में आया कि नहीं, सिर्फ नेशनल अवार्ड या मृग्या से काम नहीं बनेगा। और मिथुन चक्रवर्ती का एक इंटरव्यू मैंने सुना था काफी दिन पहले, जिसमें मिथुन ने कहा था कि मैंने मृग्या के बाद कई साल तक कोई आर्ट फिल्म नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम था कि सिर्फ आर्ट फिल्म से मेरा पेट नहीं भरेगा। इसलिए उन्होंने ताहिदर कथा, जिसके लिए उनको दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, वो शायद 90 के दशक में है, 92 में शायद की थी या 91 में, यानी 76 से 92, 86, 14-15 साल, और वो 14-15 साल बाद उन्होंने दूसरी एक आर्ट सिनेमा जिसको कह सकते हैं, या पैरेलल सिनेमा कह सकते हैं, अदरवाइज उसके बीच में उनकी सारी कमर्शियल फिल्म थी, जिसका डिस्को डांसर का आपने जिक्र किया, जिसने उनको हीरो बना, मतलब सुपरस्टार बना दिया। डिस्को डांसर पहली भारत की फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का कारोबार किया अगर देखा जाए, और रशिया में राज कपूर के बाद मिथुन चक्रवर्ती के गाने गूंजे। और इससे जुड़ा एक किस्सा बहुत मजेदार है कि मिथुन चक्रवर्ती जब संघर्ष कर रहे थे, तब वो हेलन का एक ग्रुप था, डांसिंग ग्रुप, जो हेलन बंबई में, महाराष्ट्र में अपने ग्रुप के साथ डांस करती थी। तो मिथुन चक्रवर्ती ने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, उस डांस ग्रुप को। तो हेलन के संग वो जाते थे डांस करने के लिए, शोज में जाते थे।
तो एक मुंबई में ही एक शो था जिसमें हेलन ने मिथुन चक्रवर्ती को पहली बार मिथुन चक्रवर्ती कह के पुकारा, अदरवाइज उनका नाम गौरांग चक्रवर्ती था, और उसमें उनको कहा कि मिथुन चक्रवर्ती अब आपके सामने डांस करेंगे, पेशकश देंगे। और मिथुन चक्रवर्ती ने जब आधे घंटे अपनी परफॉर्मेंस दिखाई तो अगले दिन सारे अखबारों में मिथुन चक्रवर्ती की हेडलाइन थी कि मिथुन चक्रवर्ती ने डांसिंग क्वीन हेलन को पछाड़ दिया और ये एक नया लड़का है। तो डांस में मिथुन चक्रवर्ती की दिलचस्पी बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपने स्टेप्स कुछ नए डिजाइन किए, उसको जिया, और वो शायद एक जगह थी बॉलीवुड में जहां पर एक थोड़ा सा अलग तरह का, मतलब वो डांसिंग जो धर्मेंद्र जितेंद्र की डांसिंग थी वो अलग थी, वो मिथुन चक्रवर्ती उसको थोड़ा सा अलग, तुलना नहीं कर सकते उसकी। मतलब मिथुन चक्रवर्ती की डांसिंग में एक तो स्टाइल था, स्वैग था, जो उस टाइम पे जो एक कहते हैं ना कि मतलब समथिंग व्हिच अट्रैक्ट्स यू। इनफैक्ट मैं एक बचपन का किस्सा जरूर यहाँ पर बताना चाहूंगी। अब देखिए होता कैसा है, हम जिस वक्त बड़े हो रहे थे, मतलब ये काफी टाइम, मुझे एग्जैक्टली स्टैंडर्ड याद नहीं कि कौन सी क्लास में थे, बट अब ये गन मास्टर G9 एक फिल्म थी, डू यू रिमेम्बर दैट फिल्म? अभी किस समय आई? वो मेरे ख्याल से वो थी, सुरक्षा फिल्म थी जिसमें गन मास्टर वो था ना, एक गाना गन मास्टर G9, सुरक्षा शायद फिल्म थी। हाँ, वो बहुत पहले की फिल्म है। अब देखिए मुझे मुझे फिल्म का नाम ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है उस समय हमारे पास वैसा टेलीविजन सेट था जो सिंपल है, जिसमें वो DD1 DD2 उस समय पर आया करते थे। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास केबल के मल्टीपल चैनल्स का एक्सेस है। तो मुझे ध्यान है फ्राइडे को 9:30 बजे फिल्म आती थी दूरदर्शन पे उस समय। पता नहीं DD1 था या DD2 था, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उस समय फिल्म आती थी। और फिर एक मूवी आती थी सैटरडे को, और संडे को आती थी फिर 2 फिल्में। ये सेट पैटर्न था। तो मतलब वीकेंड बेसिकली उस दौर में 9:30 PM से शुरू हो जाता था शुक्रवार की रात। तो हमें घर में रात 9:30 बजे की फिल्म देखना अलाउड नहीं होता था, क्योंकि वो देर से खत्म होती थी, उनमें बीच में विज्ञापन भी आते थे। तो 9:30 बजे मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म आई और मैंने घर में तांडव मचा दिया कि मुझे ये फिल्म देखनी है। समवेयर उस टाइम पर मिथुन चक्रवर्ती जिस तरह से स्क्रीन पर आते थे, मतलब उनके अंदर जो वो एक स्टाइल था, एक तो हाइट बहुत अच्छी थी, बॉडी टाइप, फिजिक, जो कहते हैं ना एकदम बिल्कुल स्टार वाला, कि कोई आया है स्क्रीन पे आप उसे ओवरलुक नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो उस दौर की ऋतिक रोशन थे, लेकिन हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो उनका कद काठी या उनकी जो ओवरऑल, जैसे उनके लंबे बाल थे या जो चेहरे के हाव भाव थे। अच्छा, मैं उस एज में तो उस समय थी नहीं थी, आप आर्ट सिनेमा को समझ लेंगे या आप एक्टिंग की बारीकियों को समझ लेंगे। उस समय तो आपको स्टाइल ही समझ में आता है। तो जो ये गन मास्टर G9 गाना है, ये गाना मेरे दिमाग में फिट हो चुका था, और अब मैंने उस दिन घर में मतलब आतंक मचा दिया कि फिल्म देखनी है। खैर घर वालों ने नहीं देखने दी। अब जब घर वालों ने नहीं देखने दी तो मुझे लगा कि इससे बड़ा गुनाह और इससे बड़ा मतलब ज्यादती तो मेरे साथ हो नहीं सकती। मैंने लिटरली प्रे किया उसके बाद कि भगवान प्लीज ये फिल्म जो है सैटरडे या संडे में से एक दिन, इस दिन दोपहर में 2 बजे या 4 बजे के टाइम पर आया और मैं देख सकूं। तो फाइनली वो फिल्म आई दोपहर के समय पर, मतलब कुछ महीनों के बाद, और फिर मैंने वो फिल्म देखी। और मुझे इन अ वे जो कहते हैं ना, जैसे क्रश हो गया या आप किसी से प्रभावित हो गए, तो जो पहला ऑफिशियल क्रश था मतलब वो मिथुन चक्रवर्ती ही थे उस टाइम पर। मिथुन चक्रवर्ती का स्वैग बिल्कुल जैसे जो आपने कहा, लेकिन इसमें आपने 2 चीजों का जिक्र किया मीनाक्षी, उनकी कद काठी और लंबे बाल। हाँ। तो कद काठी का छोटा सा किस्सा है कि मिथुन जब बम्बई आए, उससे पहले कलकत्ता में बैठते थे वो, उससे पहले कलकत्ता में बैठते थे एम्बेसडर कार में, तो एम्बेसडर कार में फिट हो जाते थे। लेकिन जब बम्बई आए और पहली बार फिएट में बैठे तो वो फिट नहीं हुए, और उस समय पे वही गाड़ी चल रही थी। हाँ, तब फिएट में फिट नहीं हुए। तो मिथुन ने कहा कि तब मुझे समझ में आया कि बम्बई में कैसे रहना पड़ेगा, छोटे स्पेस में कैसे रहना पड़ेगा। और लंबे बाल का एक किस्सा बड़ा मजेदार यह है कि उनको इरुवर जो फिल्म है तमिल की, बहुत हिट फिल्म, बहुत क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म, उसके लिए उनको ऑफर था मिथुन चक्रवर्ती को, लेकिन उसके लिए उनको बाल काटने थे अपने लंबे, और मिथुन चक्रवर्ती उस वक्त 15 फिल्मों में काम कर रहे थे। तो मिथुन चक्रवर्ती ने वो फिल्म मना की कि मैं ये फिल्म नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बाल नहीं काट सकता अपने। तो जो आपने बोला ना, कद काठी और लंबे बाल, तो ये देखिए यही वो इम्पैक्ट होता है ना फिर, कि आप मतलब बचपन का वो एक इम्प्रेशन होता है कि बेशक आप उस समय पर ये जज करने के लायक नहीं है कि सिनेमा की बारीकियों के हिसाब से कौन सी फिल्म अच्छी बुरी, लेकिन स्टाइल आपको एकदम से जो है प्रभावित करता है, या वो एकदम नोटिस होता है कि ये इंसान उस भीड़ में, आपने जिस वैक्यूम का जिक्र किया ना कि उस तरह की डांसिंग में भी जितेंद्र में, धर्मेंद्र में या और जो उनके कंटेम्प्रेरीज थे, वैसी डांसिंग नहीं थी, वो एक स्टाइल लेकर आए।
और मेरे ख्याल से मुझे लगता है शायद मिथुन चक्रवर्ती के बाद अगर वो स्टाइल कोई और लेकर आया तो शायद गोविंदा थे, if I'm not wrong, with respect to dancing. हाँ, गोविंदा का डांस और रिफाइंड था, वो जाहिर सी बात है, गोविंदा ने ट्रेनिंग ज्यादा ली थी। अब उसके बाद आप ऋतिक रोशन का देखोगे तो वो और ट्रेंड डांसर है। भाई ऋतिक रोशन को देख के सारे पुराने डांसर कहते हैं कि हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसे स्टेप्स कोई कर सकता है। तो वो अब अलग तरह की डांसिंग है, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के पास स्टाइल थी, स्वैग था। लेकिन जहां तक एक्टिंग की बात, जिससे चर्चा हमारी शुरू हुई थी, मृग्या, अगर आप देखेंगे तो जिस तरह की वो एक्टिंग है एक आदिवासी व्यक्ति की, वो आपको चौंकाती है। पहली फिल्म में ऐसी एक्टिंग, जाहिर सी बात है मृणाल सेन जैसा डायरेक्टर भी था, लेकिन उसके बाद जब मैंने मिथुन चक्रवर्ती की रिस्पेक्ट मेरे नजर में, पर्सनली मेरी नजर में तब बढ़ी जब मैंने रामकृष्ण परमहंस के रूप में उन्हें देखा स्वामी विवेकानंद में। स्वामी विवेकानंद जो फिल्म है उसमें रामकृष्ण परमहंस का जो किरदार उन्होंने निभाया है, जब मैंने उस किरदार को देखा तब मुझे लगा कि ये मिथुन चक्रवर्ती क्या है। मतलब तब मुझे समझ में आया, क्योंकि उससे पहले शायद मैंने भी मिथुन चक्रवर्ती की वही फिल्में देखी थी जो कमर्शियली हिट थी। मृग्या मैंने बहुत बाद में देखी। तो वो जो रोल अगर आप देखेंगे रामकृष्ण परमहंस को, तो ऐसा लगता है कि रामकृष्ण परमहंस आपके सामने खड़े हैं और एक एक भाव भंगिमा, एक एक वो अद्भुत रोल किया है मिथुन चक्रवर्ती ने, जिसके लिए बाद में उनको नेशनल अवार्ड मिला। ताहिदर कथा मैंने देखी नहीं है, उसके बारे में सुना बहुत है, उसके बारे में पढ़ा है, तो उसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी फिल्में, एक फिल्म है उनकी हम पांच, जो उस दौर में आई थी, उसका मुझे एक सीन अभी भी याद है कि कैसे अमरीश पुरी उनको, वो अपनी बीवी के लिए मंगलसूत्र खरीदने के लिए पैसे मांगने जाते हैं एक जमींदार से, जिसके वो नौकर ही है मिथुन चक्रवर्ती, लेकिन वो जमींदार उनको लात मार के भगाता है। और तब जब मिथुन की आंख में एकदम अंगारा आता है, वो बताता है कि मिथुन चक्रवर्ती, और हम पांच जैसी फिल्म, मिथुन चक्रवर्ती के बारे में ये बात भी मतलब लोगों को जाननी चाहिए कि हम पांच जैसी फिल्म जिसमें नसरुद्दीन शाह, संजीव कुमार, ऐसे बड़े एक्टर, अमरीश पुरी, वो लोग हैं, उनके सामने मिथुन चक्रवर्ती खड़े हैं। तो मिथुन चक्रवर्ती की ये डेयरिंग, ये साहस है कि मिथुन चक्रवर्ती ने हर तरह की फिल्में की। बाद में आप देखेंगे, जो अभी नई पीढ़ी को भी याद होगा, गुरु फिल्म जो मणिरत्नम की फिल्म थी, उसमें मिथुन चक्रवर्ती की कितनी शानदार एक्टिंग थी। तो इस तरह से मिथुन चक्रवर्ती की, और जो कमर्शियल हिट है वो तो उसमें से कई फिल्में अच्छी हैं। एक फिल्म थी सितारा, वो उस वक्त बहुत अच्छी थी। बाद में प्यार झुकता नहीं, डिस्को डांसर, ये फिल्में तो खैर सुपर हिट थी। मुझे याद है प्यार झुकता नहीं के मतलब गाने 6-6 महीने तक बज रहे थे। और जब मैंने कि प्यार झुकता नहीं, मुझे याद है मेरे पेरेंट्स एक बार देख रहे थे एंड दे हैड टीयर्स इन देयर आईज। मतलब मुझे बहुत अच्छी फिल्म नहीं लगती वो, क्योंकि लेकिन उस जमाने में बहुत सुपर हिट थी। मुझे याद है मैंने थिएटर में देखी थी फिल्म वो, और हाउसफुल फिल्म थी, और मतलब लोग रो रहे थे अजी, और कई लोग तो 3-3 बार 4-4 बार प्यार झुकता नहीं, और उसके गाने मतलब वो चार्ट बस्टर जिसको कहते हैं, वो 6-6 महीने तक गाने बजे थे। और मिथुन चक्रवर्ती की तो ऐसी फिल्म है, मर मिटेंगे, मैंने एक फिल्म देखी थी जो कि बहुत ही घटिया फिल्म थी लेकिन उसकी ब्लैक में टिकट खरीदी थी मैंने, और वो मतलब आगरा में देखी थी, बहुत लाइन लगी थी ब्लैक में, मुझे पहली रो में, तो वो क्रेज था। मिथुन चक्रवर्ती का अपना एक क्रेज रहा है। जीते शान से का आपने जिक्र किया, वो सुपर फिल्म थी, गाने उसके आज भी बज रहे हैं। गुलामी फिल्म जो थी, जिसमें से कोई शक जो डायलॉग था मिथुन चक्रवर्ती का, वो निकल के आया वहां से, जेपी दत्ता की फिल्म थी। मिथुन चक्रवर्ती ने कई सारे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया, बहुत सारी अच्छी फिल्में की हैं। हम लोग कई बार उनको वो जो बीच की 30-35 घटिया फिल्में हैं, सिर्फ वो लेबल चस्पा कर देते हैं। और मीनाक्षी, मुझे लगता है एक चीज और देखनी चाहिए, मिथुन चक्रवर्ती ने एक जो 36-38 फ्लॉप फिल्में दी, लेकिन उन्होंने शायद, मतलब मैं ये अपने एक विश्लेषण के तौर पर कर रहा हूं, जो आने वाली जनरेशन को समझाया कि उन फिल्मों के जरिए मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी एक कारोबारी दुनिया भी जमाई। ऊटी में मोनार्क होटल खोला, वरना होता यह था कि कई सारे बड़े स्टार्स और फिल्मी कलाकार जो बहुत नामी रहे अपने दौर में, बहुत बड़े लोग थे, लेकिन बाद में रोटी को तरसे, मतलब उनके पास पैसे नहीं होते थे, 4 फिल्में फ्लॉप हो गई तो उनके पास पैसे नहीं होते थे। मिथुन चक्रवर्ती ने वो काम किया कि अपना एक पैरेलल व्यवस्था बनाई कि फिल्में चले ना चले तो भी उनके पास, उनके घर परिवार को दिक्कत ना हो, और वो जो करना चाहते हैं कर पाए।
बाद के दौर में वो काम शाहरुख खान ने, सलमान खान ने, सबने किया, उससे पहले वो नहीं होता था। तो मिथुन चक्रवर्ती ने एक वो दिशा भी दी, वो अलग इंडस्ट्री थी, मतलब मोनार्क होटल 5 स्टार उनका ग्रुप है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो शायद कर्नाटक में है, होटल तो मैंने भी देखा है जब मैं ऊटी गया था। तो कहने का मतलब ये कि वो तो एक वो भी चीज है। नहीं, और अगर कोई इस तरह का बैलेंस अपने प्रोफेशनल और क्रिएटिव एक्सप्रेशन और जो प्रोफेशनल लाइफ का जो फाइनेंस से रिलेटेड मसला है उसको अगर इस तरह से बैलेंस कर पा रहा है या एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर पा रहा है तो डेफिनेटली ये एक इंस्पायर होने वाली बात है। लेकिन पीयूष जी, आपने उनकी जितनी फिल्मों का जिक्र किया, जो डिटेल में आपने अलग अलग फिल्म्स के नाम बताया, आई एम श्योर कि जितने लोगों ने वो मीम्स देखे हों, पढ़े हों इधर उधर, इन फिल्मों को भी अगर आप जाकर गूगल करेंगे या इनकी कहानियों की प्लॉट या इनके कुछ रशेस भी देखेंगे, अगर आपके पास पूरी फिल्म देखने का समय ना भी हो तो शायद आप समझ पाएंगे। जैसे आपने प्यार झुकता नहीं के लिए बोला कि आपको उतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैंने तो खैर बहुत पहले वो फिल्म देखी थी, अभी रिसेंट टाइम में नहीं देखी, बट जो इमोशनल वैल्यू है, चेहरे पर जिस तरह से इमोशन को लाया जा रहा है, एक एक आंसू जो आपके चेहरे पर जो भाव आ रहा है, एक्टिंग की, सिनेमा की वो गहराई आज की तारीख में तो मतलब बहुत रेयर है। अगर आपको आज की पीढ़ी में दिखाई दे, गिनती के नाम होंगे उंगलियों में जो आपको वो सब बता पाएंगे। बट हैविंग सेड दैट, मैं जब आज के वक्त में कंटेंट देख रही हूँ, इनफैक्ट ये एक बार आपसे फोन पर अभी कुछ दिन पहले या अभी हाल फिलहाल में बात भी हो रही थी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि रिसेंटली मैंने ओटीटी पर उर्फी जावेद की एक सीरीज देखी, फॉलो कर लो यार, अनन्या पांडे की एक सीरीज है कॉल मी बे, करण जौहर की प्रोडक्शन की है, मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद उर्फी जावेद वाली भी उन्हीं की ड्रामेटिक प्रोडक्शन की ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगी, लेकिन मेरे ख्याल से उन्हीं की है। जब मैं ये दोनों सीरीज देख रही थी, वेब सीरीज, मेरे को मेरे घर के सदस्यों की तरफ से ना वो वाले लुक्स मिल रहे थे। अच्छा, हाँ, ये देख रहे हो, इस टाइप वाले जो लुक्स होते हैं, क्योंकि मेरे साथ बैठकर किसी और ने वो नहीं देखा, घर के बाकी सदस्यों की मैं बात कर रही हूँ, तो सब आते जाते उनको दिख रहा है कि अच्छा हाँ ओके ये देख रही है। मैंने क्यों देखा? क्योंकि मैं दरअसल इस कंटेंट पर एक टिप्पणी करना चाह रही थी और मैं इस पर एक वीडियो क्रिएट करना चाह रही थी न्यूज ब्लीट्स के लिए। मुझे लगा एक ऐसा टॉपिक है जिस पर दर्शकों से जरूर बात होनी चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ कंटेंट के लिहाज से नहीं पर सोशल वैल्यूज के लिहाज से भी उसमें बहुत सी ऐसी बातें थी जो मुझे लगा एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस होनी चाहिए। काफी लेट हो गया मुझे वो वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अभी क्योंकि जिन फिल्मों का जिक्र आपने किया, पीयूष जी, मुझे ना बड़ी हैरानी हुई ये देखकर कि उर्फी जावेद जैसे किरदार को, कैरेक्टर को, देखिए हम बड़ा संघर्ष करके आए हैं, हम बड़ा स्ट्रगल करके आए हैं। इस देश में संघर्ष किसने नहीं किया? हर किसी के अपने अलग तरह के संघर्ष होते हैं, हर किसी के लिए उसका संघर्ष बहुत गहरा हो सकता है, तकलीफदेह हो सकता है, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा स्ट्रगल जो कई लोगों को इंस्पायर करने की क्षमता रखता हो या एक मॉडल बनने की कैपेसिटी रखता हो, शायद उसको आप मास लेवल पर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उर्फी जावेद को लेकर, उनके फैशन सेंस को लेकर, भारत तो एक ऐसा देश है जहां पर अभी आप नीचे सड़क पर खड़े होकर डुगडुगा, कुछ डुगडुगी बजाने लगेंगे तो वहां पर भी आके आपको 10 लोग देखने के लिए आपके पास झुंड लगा के खड़े हो जाएंगे। मोबाइल अब तो सबके हाथ में है, आपकी रिकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाएगी, मोहल्ले में, आसपास के इलाके में 4-5 लोग आपको, 20-25 लोग और पहचानना शुरू कर देंगे, तो एक पहचान का फैक्टर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन वो पहचान आपको कैसे मिल रही है, किस आधार पर मिल रही है, और जब तक वो पेपराजी कल्चर, पैप्स वाला कल्चर था, वहां तक उर्फी जावेद क्लिक हो रही थी, वो बात अलग थी। लेकिन आज की तारीख में हाल ये हो गया है कि आपने उनको एक मान्यता दे दी है, क्योंकि आप जिस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर जा रहे हैं, आप जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं और दिख रहे हैं, बड़े बड़े डिजाइनर आपके लिए फोटो शूट्स कर रहे हैं, बड़े बड़े फोटोग्राफर्स आपको शूट कर रहे हैं, डायरेक्टर्स आपके साथ काम करने के लिए, मतलब टीवी पर, स्क्रीन पर तो दिखाई रहे कि हाँ हाँ उर्फी हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, डांस के शोज पर आप जा रहे हो, मतलब वो उर्फी जो अब तक कुछ समय तक इनके लिए अछूत थी, ऑल ऑफ अ सडन आप अब सबके साथ दिखाई दे रहे हो, है ना। ऐसी जैसे मैंने कॉल मी बे का उदाहरण दिया, अनन्या पांडे, इनफैक्ट मैं आपसे बात भी कर रही थी कि अनन्या पांडे ने लगभग तारा सुतारिया के साथ ही अपना करियर शुरू किया था। आज तारा सुतारिया कहीं नजर नहीं आती और अनन्या पांडे आपको यदा कदा दिखती रहती हैं किसी ना किसी फिल्म के में, गेस्ट अपीयरेंस, डांसिंग, किसी आइटम नंबर में, किसी और चीज में। तो जब आज हम मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर बात करें ना, मुझे पता है हैरानी किस बात की हो रही है, क्या सोशल मीडिया के इस दौर में कौन आपका रोल मॉडल होगा? सस्ती लोकप्रियता के इस दौर में
काम की गहराई, प्रतिभा की गहराई को माप पाने में भी एज ए सोसाइटी समवेयर हम लैक कर रहे हैं। हमारे यूथ का रोल मॉडल कौन होगा, हम लैक कर रहे हैं। वो कोई ठीक भी बात हमारा है, रोल मॉडल हो जाता है। लेकिन अच्छा, मीनाक्षी, इसमें एक बात और जोड़ दूंगी। अभी रिसेंट हमारी हॉकी टीम के प्लेयर्स का इंटरव्यू था किसी पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पर, मुझे प्लेटफॉर्म ध्यान नहीं आ रहा, आई थिंक कोई शायद पंजाबी प्लेटफॉर्म रहा होगा, क्योंकि उसमें हाँ पंजाबी में बात हो रही थी, इसलिए मुझे ध्यान है। तो उसमें वो खिलाड़ी कह रहे हैं कि हमारी टीम खड़ी थी, इंडियन हॉकी टीम खड़ी थी, और साथ में डॉली चायवाला एयरपोर्ट पे खड़ा था। लोग डॉली चायवाला के साथ जाके फोटोज क्लिक करवा रहे थे, लेकिन हमें कोई पहचान भी नहीं पाया। अच्छा, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि डॉली चायवाला का स्ट्रगल मायने नहीं रखता या उनकी पहचान से हमें कोई जेलस या कुछ है, बट पॉइंट ये है कि पहचान कैसे आ रही है, और जो वो काम की, हुनर की गहराई थी, चाहे वो सिनेमा की फील्ड में है, कंटेंट की फील्ड में है, खेल की फील्ड में है, हम सही तरह से चूज नहीं कर पा रहे हैं नहीं, अपने। लेकिन इसमें दूसरा सवाल ये है कि एक्चुअली जिन लोगों को सोशल मीडिया के जरिए पहचान मिल रही है, वो एक क्षणिक लोकप्रियता अर्जित कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जिसको एक मीडिया का एक वर्ग उसको थोड़ा सा प्रमोट करके अपनी नोट छाप रहा है, मतलब चाहे वो डॉली चायवाला या कोई और जो इस तरह के कैरेक्टर्स हैं, इनको बिग बॉस में लेके, चाहे वो बेहूदगी की वजह से हो या उनकी कोई कंट्रोवर्सी की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, बिग बॉस जैसा शो इसीलिए है जो इस तरह के कैरेक्टर्स को उठा के एक कमरे में बंद कर देता है, एक घर में बंद कर देता है, और उनके कन्वर्सेशन को आप वहां पे इंटेलेक्चुअल को ले जाके कैसे बात करेंगे? बिग बॉस में इंटेलेक्चुअल जाएगा, नहीं जाएगा तो चुप बैठेगा। जो मेरी तो एक इंटेलेक्चुअल से बात हो रही थी, एक बहुत ही सीनियर व्यक्ति, वो टीवी के बहस कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहते। उनका कहना यह है कि टीवी के जो न्यूज चैनलों के बहस कार्यक्रम में वहां पर बोलने का मौका कहां दिया जाता है? जब तक आप अपने विचार रखते हो, जब तक तो कट कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो ये रोल मॉडल है, इनकी क्षणिक लोकप्रियता है, ये एक बिग बॉस के सीजन तक चलते हैं, 2 बिग बॉस के सीजन तक चलते हैं, उसके बाद नया आ जाता है व्यक्ति। हॉकी का प्लेयर जो है जिसने गोल्ड जीता है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हाँ, ये हमारी कमी है कि हमारे मीडिया की कमी है, हमारी कमी है, हमारे सोसाइटी की कमी है कि हमने उनको हीरो मान लिया, लेकिन उनको वो दर्जा कायदे से दे नहीं पा रहे, क्योंकि हमने वो मैच देखे नहीं, टीवी ने, चैनलों ने उनको उस तरह से दिखाया नहीं, प्रमोट नहीं किया, तो उनकी शक्ल हम पहचानते नहीं। तो जब पहचानते ही नहीं है हम उनकी शक्ल, तो वो तो आप और मेरे संग भी ये हो सकता है कि हमारे बगल में कोई हॉकी का प्लेयर बैठा हो प्लेन की फ्लाइट में, हम शायद ना पहचाने उसको, और क्रिकेटर कोई बैठा हो तो शायद पहचान जाए। तो ये तो, या कोई और इस तरह का जो कैरेक्टर है जिनका आप जिक्र किया। लेकिन जब मिथुन चक्रवर्ती की हम लोग, चूंकि चर्चा आज मिथुन चक्रवर्ती की हम कर रहे थे, तो वो व्यक्ति, उसके पास संघर्ष भी है, उसके पास अपनी अदाकारी भी है, उसके पास अपनी वैल्यूज भी है, एक लंबा टाइम है इंडस्ट्री में टिके रहने का, कई सारे लोगों की हेल्प करने का। तो वो रोल मॉडल अगर बनता है तो उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए और उसको बनना चाहिए, क्योंकि जैसे मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि भाई मैं अपना स्ट्रगल नहीं बताना चाहता, क्योंकि इससे नए लोग हतोत्साहित होंगे। और सही बात है, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती जब बंबई आए तो खाली पेट थे, पेन बेचा, कपड़े बेचे, क्या क्या नहीं बेचा, स्टेशन पे सोए ताकि फ्री में पानी मिल जाए, और लंबे वक्त तक सोए, क्योंकि पैसा ही नहीं था। एक रिश्तेदार के रहे, तो उसने, जैसे ही उसको पता चला कि इसका नक्सल लिंक था, उन्होंने उसको बाहर कर दिया। तो ये स्ट्रगल रहा। उसके बाद जो दिलचस्प बात है, मिथुन चक्रवर्ती को लगा कि मुझे एक्टिंग सीखनी है, इसलिए फिर उन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट की कोर्स के लिए तैयारी की, उसमें पहुंचे, वहां से कोर्स किया, और वहां अपने आप को मांझा एक्टिंग में। तो जब लास्ट का टाइम चल रहा था उनका, शायद पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में, वहीं पर मृणाल सेन ने उनको देखा था, क्योंकि उससे पहले उनकी 2 डिप्लोमा फिल्म बहुत चर्चित हुई थी, जो 40-40 मिनट की डिप्लोमा में फिल्म बनाते हैं पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के बच्चे, तो वो फिल्म चर्चित हुई थी। मृणाल सेन ने फिर उनका वहां पर कुछ नाटक वाटक भी देखा, और कुछ शायद फिल्म देखी, जिसके बाद मिथुन चक्रवर्ती को मृग्या के लिए साइन किया। तो ये उस व्यक्ति ने मतलब करने आ गया सही। मैं इसमें इनफैक्ट एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगी, आई वुड वांट कि आप उस पर जरूर जवाब दें।
मिथुन चक्रवर्ती के कैरेक्टर्स की जब आपने बात की, आपने रामकृष्ण परमहंस वाले कैरेक्टर की बात की, मृग्या के कैरेक्टर की बात की, और भी ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें उनका किरदार जिन हाइट्स को छूता है अभिनय की, वो एग्जेम्पलरी है। तो जब हम उनके इस एग्जेम्पलरी काम की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा के लिहाज से, अच्छी फिल्मों के लिहाज से, अच्छे डायरेक्टर्स के लिहाज से एक प्रतिभा के तौर पर पूरी तरह से एक्सप्लोर किया गया, जितना वो डिजर्व करते थे, जितनी हाइट्स पर वो अभिनय की जा सकते थे, वो उनको मिला। और ये मैं चाहूंगी कि इसका तुलनात्मक एक एनालिसिस जो है उनके कंटेम्प्रेरीज के आधार पर हो। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर अमिताभ बच्चन को आप उनका कंटेम्प्रेरी माने, या शत्रुघ्न सिन्हा है, या विनोद खन्ना अपने समय में जब रहे हैं, तो ये सारे लोग जिनके अंदर एक स्टार वैल्यू भी थी, मतलब लुक्स के लिहाज से और उन सब के लिहाज से, और एक्टिंग की जो बारीकियां थी वो भी जब इन लोगों के अंदर थी, उस लिहाज से मैं चाहूंगी कि आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। मुझे लगता है मीनाक्षी, इसकी तुलना बहुत मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि एक तो हर व्यक्ति का चुनाव अलग होता है, हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा अलग होती है और हर व्यक्ति के हालात अलग होते हैं। तो मिथुन चक्रवर्ती ने पहली फिल्म से साबित कर दिया कि वो एक्टिंग तो जानते हैं, वैसे भी वो ट्रेंड एक्टर थे, मृणाल सेन के साथ काम भी किया, पहली फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार ने वो मोहर भी लगा दी, लेकिन जब काम नहीं मिला तो वो समझ गए कि इस तरह की फिल्मों से मेरा गुजारा होगा नहीं। उन्होंने उसके बाद बांग्ला फिल्में की, 2-4 बांग्ला फिल्में की, और उसके बाद 1982 में तो डिस्को डांसर आ ही गई थी। तो वो फिर तो एक अलग तरह की लोकप्रियता मिली, एक तरह की स्टार पावर हुई, जिसके बाद 10 साल तक वो उन्होंने उस तरह की फिल्में की। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती, और ये मिथुन चक्रवर्ती का कहना था कि उन्होंने जानबूझकर तय किया कि वो इस तरह की 8 फिल्में अभी नहीं करेंगे, तो ये उनका चुनाव था। मिथुन चक्रवर्ती के पास काबिलियत की कमी नहीं थी, ये उनका चुनाव था। अब हम ये इस पर टिप्पणी हमारा करना ठीक नहीं है कि मिथुन चक्रवर्ती शायद और 8 फिल्म करते तो और शायद 2-4 ऐसी फिल्में उनके पन्नों में होती, उनकी बुक में होती, जो और शायद क्लासिक फिल्में होती, लेकिन वो मिथुन चक्रवर्ती ने नहीं की, या 2-3 करने के बाद वो रुक गए। बाद में कुछ फिल्में मिली, एक आध शायद चूक गए होंगे, एक आध जैसे मैंने बताया रूअर किसी और वजह से नहीं कर पाए, तो इस तरह का रहा होगा। तो ये हर व्यक्ति का है। अमिताभ बच्चन का भी यही है। अमिताभ बच्चन की शुरुआती फिल्में जो थी, मिली गुड्डी, जिसमें वो दिखे भी, मतलब जो फिल्में थी वो उसमें वो आनंद अच्छी फिल्म थी, लेकिन जब जंजीर से लोकप्रियता मिली तो वो फिर उस ट्रैप में आदमी उलझ जाता है कि आप वो रिस्क नहीं ले पाते, और आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी आप पर रिस्क नहीं लेते। वो दौर बिल्कुल अलग था। ये आज के दौर में तो भी संभव है कि आप थोड़ा सा रिस्क ले लो, आज तो भी थोड़ा सा एक्टर्स पर रिस्क लेते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स, लेकिन उस जमाने में नहीं था। तो वहां पर आप पर ठप्पा लग गया। अमिताभ बच्चन बहुत साल बाद उस इमेज से निकल पाए, लगभग रिटायरमेंट के बाद, मतलब जब अमिताभ बच्चन सबेटिकल पे चले गए, उसके बाद लौट के आए, उसके बाद उन्होंने लाल बादशाह जैसी घटिया फिल्में भी की, फिर वो जो ब्लैक और ये फिल्में जो सब आना शुरू हुई, ये सब अभी की है फिल्में, चीनी कम, ब्लैक, जिसमें जो उनकी अदाकारी को नए स्तर पर ले गई। अदरवाइज अमिताभ बच्चन एक्टर कभी बुरे नहीं रहे, और अमिताभ बच्चन की अपनी एक स्टाइल है, अमिताभ बच्चन का स्वैग है, अमिताभ बच्चन का क्रेज, तो उससे बड़ा क्रेज तो हिंदी सिनेमा में रहा भी नहीं। लेकिन जो एक्टिंग की बात है, अमिताभ बच्चन शायद खुद भी कहेंगे कि जो उनको मौके बाद के दौर में मिले वो पहले नहीं मिले। एक फिल्म उन्होंने की थी, मैं आजाद हूं, वो फिल्म पिट गई बहुत बुरी तरीके से, वो अलग तरह की फिल्म थी अपनी लोकप्रियता के दौर में। और एक शुरुआती दौर में सौदागर की थी नूतन के साथ, तो वो भी कुछ चली नहीं। तो कहने का मतलब जब थोड़े बहुत प्रयोग किए भी तो वो चले नहीं। तो ये मतलब बहुत मुश्किल है। मिथुन चक्रवर्ती के मामले में आप ये कह सकते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती ने एक बैलेंस बनाया। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, मिथुन चक्रवर्ती ने अपने दौर में 350 से ज्यादा फिल्में की, लेकिन हिंदी, बांग्ला, अलग भाषा में, तेलुगु, भोजपुरी, एक पैन इंडिया स्टार का ये फर्ज है, मुझे लगता है कि वो हर भाषा में फिल्में करे, क्योंकि एक तो उसकी लोकप्रियता किसी भाषा, एक विशेष भाषा में नहीं है। दूसरी बात ये कि वो जब जाता है किसी दूसरी क्षेत्रीय भाषा की फिल्में करने के लिए, तो उस भाषा की फिल्मों का स्तर ऊपर उठता है। और ये मिथुन चक्रवर्ती ने किया कि कम से कम बांग्ला फिल्में में तो उनकी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, उनकी भाषा भी चूंकि बांग्ला ही है, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, भोजपुरी भी फिल्में की है मिथुन चक्रवर्ती ने। ये अच्छी बात है, वरना आप देखिए मनोज वाजपेयी इतने बड़े एक्टर हैं,
मैंने उनकी बायोग्राफी भी लिखी है, लेकिन मनोज वाजपेयी कहते बहुत सालों से हैं कि मैं भोजपुरी फिल्म करना चाहता हूं, लेकिन उनको या तो स्क्रिप्ट नहीं मिली वैसे ही, या जो भी वजह रही हो, अभी तक कर नहीं पाए। तो मैं तो लेकिन ये कहूंगी कि आज की जो ये पूरी चर्चा रही, हालांकि मनोज वाजपेयी जी को लेकर हम काफी समय से एक चर्चा, बायोग्राफी जिसका इंग्लिश वर्जन भी आ गया, उस पर हम करना चाह रहे हैं, वो ड्यू है पीयूष जी आपके साथ, तो किसी दिन उसके लिए भी बैठेंगे। लेकिन आज जितनी ये चर्चा हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मोटा मोटा मिथुन चक्रवर्ती जी की बायोग्राफी के लिए ड्राफ्ट तैयार है आपके पास। नहीं, मुझे लगता है मिथुन चक्रवर्ती पर किताबें हैं, क्योंकि जब ये चर्चा हुई थी तब शायद हम लोगों ने उतनी किताबें नहीं देखी होंगी। मिथुन चक्रवर्ती पे किताबें हैं और उनके डायमेंशन बहुत सारे हैं। अब हाँ, ऑटोबायोग्राफी की गुंजाइश बनती है कि मिथुन चक्रवर्ती ऐसी बातें बताएं जो अभी तक नहीं मालूम है लोगों को, तो वो एक मुझे लगता है उनके पास बहुत कंटेंट है, बहुत कंटेंट है, लेकिन वो शायद जो भी है। और बाकी मिथुन चक्रवर्ती का एक जो पहलू है वो राजनीतिक पहलू है, जिसको आप जिस वजह से हम लोग अब बीजेपी से जुड़े हुए हैं अब, अदरवाइज लेकिन जब वो राजनीति में आए, अच्छा मिथुन चक्रवर्ती की राजनीति में तो वो अपने छात्र जीवन में ही आ गए थे। वो छात्र परिषद से जुड़े थे, जो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग थी बंगाल में, जिससे ममता बनर्जी भी बाद में जुड़ी थी, तो वो उसके सदस्य रहे। वहां पे कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन का चुनाव भी जीते, लेकिन बाद के दौर में, जब अभी हाल के दौर में, वो तृणमूल से जुड़े थे, जिन्होंने उन्हें राज्यसभा भेजा। लेकिन फिर एक पॉलिटिक्स हुई, शारदा घोटाले में लोगों नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हुई, तो शायद मिथुन को डर भी लगा, और शायद मिथुन उस झंझट में फंसना नहीं चाहते थे, क्योंकि जिस तरह से चीजें हो रही थी, तो मिथुन चक्रवर्ती राज्यसभा छोड़कर निकल लिए 2 साल पहले, और फिर उनको उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, और आजकल तो बीजेपी के सदस्य भी हैं। लेकिन ये एक राजनीतिक उनका जो जुड़ाव है वो अलग हो सकता है, इससे उनकी अदाकारी या उनके फिल्म जगत को योगदान को आप नहीं देख सकते, वो कम नहीं कर सकते। बिल्कुल, और देखिए हम तो फिल्मों के फैन हैं, हम दोनों ही, और इसीलिए हमें लगा कि इस पर ये बातचीत जरूर होनी चाहिए, अननोटिस नहीं रह जानी चाहिए। हालांकि 8 तारीख को मिथुन चक्रवर्ती को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, अभी घोषणा हुई है। तो मेरी अपने सारे दर्शकों से अपील है कि आप में से जो भी सिनेमा लवर्स हैं, इस वीडियो को बाकी सिनेमा लवर्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि मिथुन चक्रवर्ती के सिनेमाई करियर का वो हिस्सा जो शायद मीम की बाढ़ के आगे या उस प्रचार तंत्र के आगे कहीं उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। हालांकि उसको जरूरत नहीं है उस तरह से रिफ्लेक्ट करने होने की, जो जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी यंग ऑडियंस है, जो हमारी यंग सिनेमा लवर्स हैं, जो अच्छी फिल्में देखने के शौकीन है, अच्छी फिल्मों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उन तक आप जरूर ये बातचीत आगे वीडियो के जरिए शेयर करिएगा, और न्यूज बीट्स को आगे भी यूं ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। पीयूष जी, थैंक यू सो मच आज इतना टाइम देने के लिए, और इतने इंटरेस्टिंग किस्से कहानियां हमारे साथ। तो बात करने की इच्छा मेरी भी हो रही थी, तो इसलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू।